हेलो गाइस, मैं रवि वर्मा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ एडवाइस। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं क्लोनाजेपाम के बारे में। क्लोनाजेपाम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन मानी जाती है। तो क्या क्लोनाजेपाम को रेगुलर वे में इस्तेमाल की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए? इसके डोजेस क्या हो सकते हैं? कितने उम्र में इसके डोजेस कितनी दी जा सकती है? क्या इसका इस्तेमाल बच्चों में किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, इसके प्रिकॉशन के बारे में, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका इस्तेमाल किन बीमारियों में बेहतर की जाती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके। तो पहले जानते हैं क्लोनाजेपाम के बारे में। क्लोनाजेपाम एक एंटी कन्वल्सेंट मेडिसिन है। इसे आप एंटी एपिलेप्टिक ड्रग भी कह सकते हैं। ये डॉक्टरों के द्वारा लिखी जाने वाली मेडिसिन है, यानी ये एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन है। होना तो ये चाहिए कि अगर आप इस मेडिसिन को किसी भी मेडिकल शॉप में परचेज करने जाते हैं तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको ये मेडिसिन नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आप जानते हैं क्लोनाजेपाम हमारे बॉडी में किस तरह से वर्क करता है। क्लोनाजेपाम मोस्टली हमारे ब्रेन में एक कामिंग केमिकल को प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण अगर किसी को सीजर की प्रॉब्लम हो रही हो या तो फिर एंजाइटी की प्रॉब्लम हो रही हो, फीट की प्रॉब्लम हो रही हो, तो उन सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करता है वो कामिंग केमिकल। तो अब जानते हैं क्लोनाजेपाम किन बीमारियों में सबसे बेहतर वर्क करता है। तो ये मोस्टली इपिलेप्सी की समस्या में, यानी मिर्गी की समस्या में काफ़ी बेहतर रोल प्ले करता है। मिर्गी की समस्या को अगर आप पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं, उसके सिम्टम्स के बारे में नहीं जानते हैं, उसमें कौन कौन सी मेडिसिन चलाई जाएंगी, उसके कॉजेज़ के बारे में कि किस तरह से इपिलेप्सी की प्रॉब्लम शुरू होती है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको आई बटन या तो फिर वीडियो के एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें पूरी डिटेल से इपिलेप्सी के बारे में बात की गई है। तो इपिलेप्सी की समस्या में क्लोनाजेपाम का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना जाता है। इपिलेप्सी यानी मिर्गी की समस्या में दौरे आने के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और वो प्रॉब्लम्स कब आती हैं किसी को भी पता नहीं होता है। तो दौरे आने की भी समस्या में क्लोनाजेपाम का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना जाता है। बच्चों में भी इसका इस्तेमाल की जा सकती है। अगर इपिलेप्सी की समस्या बच्चों में भी है तो इपिलेप्सी के दौरान इस मेडिसिन का इस्तेमाल बच्चों में भी की जा सकती है। इसका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है एंजाइटी। एंजाइटी में भी इसका इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना गया है। एंजाइटी में काफ़ी सारे सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे हार्ट बीट का फास्ट होना, फास्ट हार्ट रेट होना, या तो फिर स्वेटिंग, पसीने की समस्या आना, और भी कई ऐसे सिम्टम्स एंजाइटी में दिखते हैं जो कि काफ़ी खतरनाक माने जा सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट है वो है पैनिक डिसऑर्डर, यानी डरने की अवस्था। काफ़ी सारे लोगों में ये कंडीशन उत्पन्न होती है, अचानक से डर उत्पन्न होने लगता है, जिसके कारण उनका जो हार्ट बीट की समस्या है काफ़ी फास्ट हो जाता है, पसीने निकलने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा कांपना शुरू कर देते हैं। तो ये सभी प्रॉब्लम्स पैनिक डिसऑर्डर में देखे जाते हैं। तो अगर आपको पैनिक यानी डरने का, भय का समस्या उत्पन्न हो रहा है आपके बॉडी में, तो क्लोनाजेपाम का इस्तेमाल वहाँ भी की जा सकती है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए ये मेडिसिन काफ़ी बेहतर मेडिसिन मानी जाती है। अगर आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, किसी भी तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पैनिक डिसऑर्डर एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में ही आती है, तो पैनिक डिसऑर्डर में इसका इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना जाता है। क्लोनाजेपाम का इस्तेमाल इनवॉलंटरी मसल स्पाज्म में भी की जाती है। इनवॉलंटरी मसल स्पाज्म का मतलब होता है आपके मांसपेशियों में तनाव आना, यानी आपकी जो मांसपेशियां वो अचानक से ट्विस्ट कर जाती हैं, उसी को मसल्स स्पाज्म कहा जाता है। ये कोई बीमारी नहीं है। इनवॉलंटरी मसल स्पाज्म ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारी की, किसी भी बीमारी का संकेत जरूर हो सकता है। इनवॉलंटरी मसल स्पाज्म भी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ही है। तो इनवॉलंटरी मसल स्पाज्म में भी क्लोनाजेपाम का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना जाता है। तो ये कुछ बीमारियां हैं जिसमें क्लोनाजेपाम का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना जाता है, खास तौर से इपिलेप्सी की समस्या। अगर इपिलेप्सी की समस्या बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में है तो क्लोनाजेपाम का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर तरीके से की जाती है और काफ़ी बेहतर तरीके से कंट्रोल भी किया जा सकता है।
तो आप जानते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। हालांकि क्लोनाज़ेपाम के इस्तेमाल से सभी लोगों में इसका साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं जिनमें क्लोनाज़ेपाम का साइड इफेक्ट देखा गया है। तो अगर आपको किसी भी तरह का साइड इफेक्ट होता है तो वो वोमिटिंग की समस्या यानी उल्टी की समस्या हो सकती है। पूरे स्किन पे लाल लाल चकत्ते निकलना शुरू हो सकता है। तो अगर आपको किसी भी तरह का साइड इफेक्ट होता है तो ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो सकती है। अगर आप क्लोनाज़ेपाम का इस्तेमाल करते हैं और किसी भी तरह का साइड इफेक्ट होता है तो सांस लेने में कठिनाई महसूस हो सकती है, अगर साइड इफेक्ट होता है तो। और ये काफ़ी सीवियर साइड इफेक्ट में काउंट होता है। अगर आप क्लोनाज़ेपाम का इस्तेमाल करते हैं और किसी भी तरह का साइड इफेक्ट होता है तो आपको महसूस होगा कि हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई उत्पन्न हो रही है। तो अगर आपको इस तरह से महसूस होता है, इस तरह के साइड इफेक्ट दिखते हैं, तो आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। स्वेलिंग फेस की भी समस्या इसमें देखी गई है। अगर आप क्लोनाज़ेपाम का इस्तेमाल करते हैं तो आपका फेस पूरी तरीके से सूजन उसमें उत्पन्न हो जाएगा, सूज जाएगा। आपके लिप्स भी, होंठ में भी सूजन हो सकता है, आपके थ्रोट यानी गले में भी सूजन उत्पन्न हो सकता है, टंग में भी सूजन उत्पन्न हो सकता है। तो स्वेलिंग की भी समस्या देखी गई है, साइड इफेक्ट देखा गया है। नींद आने के भी साइड इफेक्ट इसमें देखा गया है। अगर आप क्लोनाज़ेपाम का इस्तेमाल करते हैं और किसी भी तरह का साइड इफेक्ट होता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा नींद आने की अवस्था जो है वो होने लगेगी, आपको काफ़ी ज़्यादा नींद आने लगेगा। तो कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट ज़रूर हैं जो देखे गए हैं। तो अगर आप क्लोनाज़ेपाम का इस्तेमाल करते हैं और किसी भी तरह का शारीरिक प्रॉब्लम आपको महसूस हो या तो फिर किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत इस मेडिसिन का इस्तेमाल बंद करें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। तो आप जानते हैं इसके कुछ प्रिकॉशन के बारे में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसका प्रिकॉशन मोस्टली अगर आप क्लोनाज़ेपाम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों में ही की जाने की सलाह दी जाती है। अगर आप 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं तो आप क्लोनाज़ेपाम का इस्तेमाल सभी तरह के न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में कर सकते हैं, लेकिन एपिलेप्सी की समस्या में इसका इस्तेमाल बच्चों में भी की जाती है, चाहे वो बच्चा 1 साल से अंदर का ही क्यों ना हो। अगर किसी भी बच्चे में एपिलेप्सी की समस्या है तो उसके दौरान क्लोनाज़ेपाम का इस्तेमाल बच्चों में भी की जा सकती है। अगर आप क्लोनाज़ेपाम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अल्कोहल का इस्तेमाल न करें तो बेहतर होगा। अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं और क्लोनाज़ेपाम का भी इस्तेमाल करते हैं तो गहरी नींद में भी आप जा सकते हैं, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट काफ़ी गंभीर हो सकता है अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है वो है, अगर आप क्लोनाज़ेपाम इस्तेमाल कर रहे हैं तो अचानक से इस मेडिसिन को आप बंद नहीं कर सकते हैं। कोई भी डॉक्टर ये सलाह नहीं देगा कि आप क्लोनाज़ेपाम के मेडिसिन को अचानक से बंद कर दें। अगर आप क्लोनाज़ेपाम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो धीरे धीरे डोजेज इसके आपको घटाने पड़ेंगे, उसके बाद जाकर आप क्लोनाज़ेपाम की जो मेडिसिन होती है उसे बंद कर सकते हैं। क्लोनाज़ेपाम के जो डोजेज हैं वो सिंगल डोज भी चलाई जा सकती है और दिन में 3 बार भी चलाया जा सकता है। तो इसके कुछ प्रिकॉशंस, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने की आवश्यकता हो सकती है। तो आप जानते हैं क्लोनाज़ेपाम के डोजेस के बारे में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसके जो डोजेस हैं वो मोस्टली सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स है। अगर सीजर की प्रॉब्लम हो चुकी है तो वो कितना सीवियर है, यानी दौरे की जो समस्या है, एपिलेप्सी के दौरान अचानक से दौरे आते हैं तो उस दौरे की जो समस्या है वो कितनी जटिल अवस्था तक पहुँच चुकी है। लेकिन इसके जो डोजेज हैं वो एडल्ट में 1.5 mg पर डे एवरी 8 आवर के लिए दिया जा सकता है। इसका जो मैक्सिमम डोजेस है वो 20 mg पर डे दिया जा सकता है। इसलिए मैंने कहा कि इसकी जो डोजेस है वो सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने डोजेस लगाए जा सकते हैं। लेकिन इसका जो कॉमन डोजेज है वो 1.5 mg पर डे एवरी 8 आवर की दी जा सकती है और मैक्सिमम डोजेज 20 mg पर डे के लिए दिया जा सकता है। इसका इस्तेमाल 2 से 4 वीक के लिए किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल कंटिन्यू न करें तो बेहतर होगा। अगर आप इसका इस्तेमाल कंटिन्यू करते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। अगर आप 2 से 4 सप्ताह के लिए क्लोनाज़ेपाम का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद बंद करना चाहते हैं तो इसके डोजेज धीरे धीरे घटाकर तब बंद करें। अचानक से इस मेडिसिन को बंद न करें तो बेहतर होगा। इसके जो डोजेस चिल्ड्रंस में है, इसमें चिल्ड्रन में जो डोजेस हैं वो 0.01 to 0.03 mg पर केजी पर डे का है। अगर आप किसी बच्चे में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 0.01 to 0.03 mg पर केजी पर डे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका जो मैक्सिमम डोजेज है बच्चों में वो 0.1 to 0.2
mg पर kg पर डे का है, यानी इससे आप ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका जो डोजेज है वो सीवियरिटी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर दौरे की समस्या काफ़ी तेज़ है तो इसके डोजेस बढ़ाए भी जाते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो अचानक से इसका इस्तेमाल बंद ना करें तो बेहतर होगा। वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर जरूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके।